गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आज आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास संक्षिप्त में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें आखिर पढ़ा क्या जाता है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है भारत का, उसमें दो बातें पढ़ी जाती है। पहली बात तो ये कि भारत आखिर अंग्रेज़ों के कैसे गुलाम हुआ, कैसे आखिर हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन हुआ, स्वतंत्र हुआ और लगभग वो 200 सालों की गुलामियों से हमें कैसे आज़ादी मिली। इसमें दो बातें, एक प्रतंत्रता की कहानी और दूसरी स्वतंत्रता की कहानी। तो मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है, एक गुलामी की कहानी और दूसरी स्वतंत्रता की कहानी। तो सबसे पहले आइए, मैंने इसको कुछ बिंदुओं पर बांटा है, ध्यान से देखिए। पहला तो है कि भारत में ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ही आए और ये शासन किए या व्यापार करना शुरू किए। इनके पूर्व है सो बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। तो पहला बिंदु मैं बांटा हूँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा है कंपनी का संघर्ष, जिसमें दो रूपों में संघर्ष करते हैं, एक आपसी संघर्ष और एक हम भारतीयों से संघर्ष, जिसका उद्देश्य था आर्थिक। आपसी संघर्ष का उद्देश्य इनका आर्थिक था और भारतीयों से संघर्ष का उद्देश्य इनका राजनीतिक था। अगला बिंदु है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ। भारत में जो अंग्रेज थे वो भी दो चरणों में, दो रूपों में शासन किए हैं। एक तो कंपनी ने देश में शासन किया और दूसरा ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया। तो इसमें मैं लिखा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो 1773 से 1857 तक चलेगा। आगे एक और बिंदु है, भारत का एक निर्णायक जो कहा जाता है, सब लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था। उस विद्रोह का नाम है 1857 की क्रांति। उसके बिंदुओं पर देखेंगे हम। इस क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। तो अगला बिंदु है भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन। और लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी, जो 1885 से 1947 तक चलेगी। यह भी 3 चरणों में चलता है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो आइए हम लोग शुरू से पुनः एक विस्तृत जो आप डायग्राम में देख रहे हैं उसका एक संक्षिप्त हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। फिर इसके डिटेल्स सेगमेंट बाय हम लोग अध्ययन आगे करेंगे। आगे के वीडियो में आपको इसकी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए, तो पहला देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से। तो पहले जो हमारे देश में आए वो आए पुर्तगाली, फिर आए डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कंपनियों के आगमन का एक सीक्वेंस है। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि पहले कौन आए और क्रमिक रूप से कौन आए, उसको चरणबद्ध रूप से सजाइए। ऐसे वनडे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। पहले पुर्तगाली, पता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। भारत के कालीकट तट पे पहुंचा था, जहां का राजा था जमोरिन, जिसने स्वागत किया। और आगे चलकर धीरे धीरे इनकी फैक्ट्री खोली पहली कोचीन में। सबकी पहली फैक्ट्रियां तो इनकी बहुत सारी थीं, सारी कंपनियों की, लेकिन पहली फैक्ट्री से प्रायः प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान में रखें, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन, डच को ही हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहा जाता है, इनकी पहली फैक्ट्री मछलीपत्तनम, और अंग्रेजों फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत थी दोनों को। तो इस तरह से अपना व्यापार करना इन लोग प्रारंभ किए। एक व्यापारी के रूप में भारत आए थे। इनका व्यापार जब भारत में स्थापित हो गया तो हर कोई महत्वाकांक्षी होता है, अपने व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए इन लोगों ने आपसी संघर्ष करना शुरू किया। इनके जो संघर्ष का जो उद्देश्य था वो था आर्थिक उद्देश्य। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ये आपस में लड़ाइयाँ लड़ना शुरू किए। तो पहला जो संघर्ष हुआ वो पुर्तगाली डच का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में देखेंगे तो डचों की जीत होती है। आगे चलकर फिर डच जब व्यवस्थित होते हैं, व्यापारिक इनकी स्थिति मजबूत होती है, तो डच और अंग्रेजों में संघर्ष होता है, जिसको भारत के इतिहास में वेदरा की लड़ाई के नाम से जाना गया है। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। पुनः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की संघर्ष होगा। इसमें भी अंग्रेज ही जीतते हैं। इसे बांडीवास के युद्ध के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से ये जो सारे के सारे जो संघर्षों को देख रहे हैं, इसमें अंततः जो विजयी होते हैं वो अंग्रेज होते हैं।
तो जब अंग्रेज़ों का व्यापारिक स्थिति मजबूत भारत में होनी शुरू हुई तो उसी क्रम में ये हमसे भी संघर्ष करना प्रारंभ किए थे, जिसका उद्देश्य रहेगा राजनीतिक हित, मतलब राजनीतिक संघर्ष। हमारे राजाओं को, नवाबों को, राज्य रजवाड़ों को हराने का ये प्रयास करेंगे। जिसमें पहला जो इन्होंने संघर्ष किया, जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया था। रॉबर्ट क्लाइव नामक एक सेनापति था, उसी ने हराया। इसी रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। अगला, जब ये बंगाल जो तात्कालिक समय का सबसे सशक्त प्रांत था हमारा, उसको जीतने के बाद ये हमारे मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम को हराते हैं, जिस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो इस तरीके से प्लासी से इन लोग बंगाल को कब्जे में लेते हैं और बक्सर से ये पूरे भारत को लगभग एक कब्जे में लेते हैं। और एक 1765 में एक संधि करते हैं, जिस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इसी इलाहाबाद की संधि के तहत लगभग कंपनी के नियंत्रण में भारत चला जाता है और यह प्रत्यक्ष शासन विभिन्न चार्टरों के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर विभिन्न चार्टरों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से यह शासन करना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो इनकी जो शासन चलेगी 1773 से 1857 ईस्वी तक। और इनका जो मेन मोटो था, अपना तो व्यापारिक वर्चस्व भारत में स्थापित कर ही लिए हैं, इनका मेन जो उद्देश्य था भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना, मतलब हमारे जो क्षेत्र हैं उसको धीरे धीरे जीतना, उसको हथियाने का इन्होंने प्रयत्न किया। और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शोषण और अत्याचार, जुल्म इनके इतने बढ़ गए कि पूरे भारतीयों ने मिलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह किया, जिसको भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति कहा जाता है। तो इसके हम विभिन्न पक्षों को जानेंगे क्यों हुआ। इसके कारण तो सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इसके अनेक कारण हैं। साथ ही साथ एक तात्कालिक कारण, जिसको चर्बी वाली कारतूस की घटना कहते हैं, उस घटना से ये आंदोलन चल पड़ता है। और ये जब आंदोलन चलता है तब इसका नेतृत्व भारत के कोने कोने से हमारे जो अंग्रेज़ों के जुल्म से त्रस्त हो गए थे उन लोगों ने करना प्रारंभ किया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो 1857 की क्रांति है, इसको भी अंग्रेज़ों ने बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। जब दमन कर दिया तब इसके मेन जो परिणाम ये हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन करने की नीति थी उसको ब्रिटिश क्राउन ने छीन लिया और अपने हाथों में ले लिए। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन पत्ती को छीन कर अपने हाथों में ले लिया। 1858 से महारानी विक्टोरिया, 1 नवंबर 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा और उसी इलाहाबाद में उसी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से भारत का जो शासन का बागडोर है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। लेकिन ये भी अंग्रेज ही थे, इनकी भी शासन और शोषण करने की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इन्होंने भी हमारे देश में जुल्म ढाने शुरू किए और ये समझ गए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, किसान, जमींदार सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी एकता को, इसी चट्टानी एकता को अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए 1857 की क्रांति के बाद एक नीति का अनुसरण किया, जिसको भारत में फूट डालो राज करो नीति कहा जाता है, डिवाइड एंड रूल। तो ये डिवाइड एंड रूल से 1858 से लेकर 1947 तक के शासन करेंगे। इनका भी समाज में इतना, भारत में इतना जुल्म बढ़ जाता है, इतना अत्याचार बढ़ जाता है कि अंततः हम भारतीय धीरे धीरे जागरूक होते हैं और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन छेड़ देते हैं, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना गया है। इतिहासकारों ने 1885 से 1947 तक के पीरियड को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से कहा है। अब देखिए, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है ये भी 3 चरणों में चलता है। पहला उदारवादी युग 1800 देखिए यहाँ 58 लिखा हुआ है, 1885 से 1905 तक। आगे चलकर उग्रवादी युग 1905 से 1917 तक और अगला गांधीवादी युग 1917 से 47 तक। देखिए ये 3 चरणों में क्या होता है। तो सबसे पहले उदारवादी युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की स्थापना होती है। ये एक निर्णायक काल माना गया है, ये निर्णायक समय माना गया है, क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी तात्कालिक सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। इसलिए इतिहासकारों ने कांग्रेस की स्थापना को एक निर्णायक टाइम मील का पत्थर माना कि यही वो पीरियड है, यही वो समय है जो कांग्रेस लोगों को जागरूक करता है, आम जनमानस को धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास करता है, देश को एकता के सूत्र में पिरोता है और आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करता है। तो हम देखेंगे प्रारंभ में तो इसकी स्थापना लोगों को जागरूक करने के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के निदान के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसी कांग्रेस ने आज़ादी की एक ऐसी इबारत लिखी कि अंततः 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। तो इसके जिसकी चर्चाएं, जिसका हम एनालिसिस करेंगे इसके अधिवेशनों में, 1885 से लेकर 1947 तक कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में इसके अधिवेशन होते थे। उसमें एक टारगेट रखा जाता था, उसी लक्ष्य को लोग हैं सो कांग्रेसी जन पूरा करने का प्रयास करते थे। तो हम देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों को देखेंगे। अब जब उदारवादी मतलब कि जो अंग्रेजों के लगभग पूरे विरोधी तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये है कि अपनी मांगों को रखते जरूर थे, संवैधानिक तरीके से रखते जरूर थे और उन्हें समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करते थे। लेकिन जब ये असफल हो गए तो उग्रवादी युगों का सूत्रपात होता है, जिसमें ये प्रत्यक्षतः अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, जिसमें 3-4 नेताओं का नाम अक्सर आता है। लाल बाल पाल, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, ऐसे नेताओं के नेतृत्व में भारत का आंदोलन चल पड़ता है, जिसमें 1905 का स्वदेशी आंदोलन, 1906 में जब देखा गया कि अंग्रेज हैं सो भारतीयों को, स्वदेशी आंदोलन इसलिए चला था कि अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। जब इसमें इनको सफलता प्रतीत नहीं होने लगा तब कुछ मुस्लिम नेताओं को बुलाकर इन लोगों ने मुस्लिम हितों के लिए, ये भी ऐसे फूट डालो राजकरो नीति का एक हिस्सा ही था, मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग नामक पार्टी की स्थापना करवा दी। और यही मुस्लिम लीग आगे चलकर पृथक पाकिस्तान के लिए जिद करता है और अंततः 1947 आते आते देश के 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर कुछ क्रांतिकारी पार्टियां भी स्थापित होती हैं। 1913 में जैसे कि गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में स्थापित हुआ। होम रूल आंदोलन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है तो उस समय स्वराज की मांग के लिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। तो ये सब सारी चीज़ें उग्रवादी युगों के रूप में जाना जाता है, जितनी भी गतिविधियां घटी। और जब ये भी विचारधारा लगभग उतनी सफल नहीं हुई जितनी लोगों को आकांक्षाएं थीं, तो फिर भारत की राजनीति में एक ऐसे महापुरुष का आगमन होता है जिन्होंने देश के आज़ादी के नेतृत्व को अपने हाथों में थामा और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया, जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दर्जनों आंदोलन चले हमारे देश में, और लगभग सारे के सारे आंदोलन आप आज़ादी की लड़ाई को देखेंगे तो वो लगभग सफल थे। कुछ आंदोलनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के आंदोलन सफल थे, जिसमें से गांधी जी ने पहला अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1917 के चंपारण सत्याग्रह से किए, जो एक सफल आंदोलन माना गया था। 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, ये भी एक सफल आंदोलन, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन। ये तीनों लगभग क्षेत्रीय आंदोलन थे। जब ये सफल हो जाती है तो गांधी जी तत्कालीन परिस्थितियों को भांपते हुए राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें 1920 का असहयोग आंदोलन है जो लगभग 2 साल चलता है। लेकिन 1922 आते आते चौरा चौरी कांड के कारण ये लगभग समाप्त कर देते हैं गांधी जी। हिंसात्मक गतिविधियों के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन आगे चलकर फिर से कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है कि 1929 में पूर्ण स्वराज, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा करती है, और 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च करके प्रारंभ करते हैं। ये भी 2 चरणों में लगभग 1930 से 34 तक चलता है। ये भी विभिन्न कारणों से समाप्त होता है। और आगे जब सेकेंड वर्ल्ड वार दुनिया में, जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 चलता है, तब भारत में जापान जर्मनी का अटैक का खतरा बढ़ जाता है और ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम लोग अंग्रेजों को अब भारत में रहना, आर पार की लड़ाई लड़ना ही उचित समझते हैं। तब 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक व्यापक और अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे अंग्रेजों ने इसको भी दबाने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी का
करो या मरो का नारा जन जन तक लोगों में ऐसा एक जोश भरा कि लोगों ने तब तक साथ दिया जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाती है। तो इस तरीके से 1942 की ललकार भारतीयों ने ऐसी दिया कि 1947 आते आते अंग्रेज़ों को मजबूरन देश से बोरिया बिस्तर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। तो ये एक संक्षिप्त एक भारत के इतिहास का मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों। आप इस वीडियो को अब आगे चलकर मैं क्रमबद्ध रूप से एक एक बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, एक एक टॉपिक पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और विस्तृत कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से आगे चलेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने नोट्स के लिए आसानी होगा ताकि नोट डाउन कर सकें। थैंक यू दोस्तों।